ओके। सो गुड इवनिंग एंड वेलकम ऑल टू आवर सेशन। आज हम बात करने वाले हैं हमारी बॉडी के ऊपर, हमारी हेल्थ के ऊपर, हमारी डाइट के ऊपर। बेसिकली ये डाइट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी पूरी की पूरी ह्यूमन बॉडी के डेवलपमेंट में। आज के टाइम पे बेसिकली कोविड के बाद जो मेजर कंसर्निंग पॉइंट है आज ज़्यादातर लोगों में, क्योंकि कोविड से पहले कोई अपनी हेल्थ को इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता था। कोविड से पहले हम सभी लोग बहुत लीनियंट हुआ करते थे अपनी डाइट के प्रति, अपनी हेल्थ के प्रति। पर कोविड के बाद क्या देखा गया कि ज्यादातर लोग इंडिया के वो अपनी हेल्थ की साइड में ज्यादा एक्टिव हो गए। अब जो ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं जब हेल्थ की बात होती है, सभी लोगों को एक हेल्दी बॉडी चाहिए। पर आज जो एक बेसिक मैन है, उसकी नीड क्या है? उसको एक ऐसा नेचुरल हेल्थ केयर प्रोडक्ट चाहिए जो उसकी बॉडी में कोई भी साइड इफेक्ट ना करे, जो उसके घरों में जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी काम करे, जो घर में बड़े सिटीजन्स हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके लिए भी काम करे, और वो बेस्ट इन द क्लास हो। क्या आज हम सभी लोग ये सब ढूंढते हैं? क्या आज हमें एक ऐसी न्यूट्रिशन की जरूरत है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत हेल्दी हो, नेचुरल हो, साथ ही साथ हमारे घर वाले उसको सब इस्तेमाल कर पाएं, जो घर में छोटे बच्चे हैं वो उसको इस्तेमाल कर पाएं, जो घर में बड़े सीनियर सिटीजन्स हैं वो इसको इस्तेमाल कर पाएं, और साथ ही साथ वो बेस्ट इन क्लास हो। ज्यादातर लोग आज इसी चीज की नीड में हैं। पर इन सब चीजों की नीड क्यों पड़ी? क्यों आज हमें अलग से हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स चाहिए? क्यों आज जो इंडिया का जो मार्जिन है हमारे न्यूट्रास्यूटिकल्स में, वो डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है? अगर हम रिसर्च पेपर्स देखें, अगर हम हिस्ट्री देखें, तो पहले के टाइम पे लोग इतना ज्यादा वैल्यू नहीं करते थे मल्टीविटामिन्स को, सप्लीमेंट्स को। पर आज लोग क्यों अपना इतना सारा पैसा, इतना सारा मनी इन्वेस्ट करते हैं ऐसे न्यूट्रास्यूटिकल्स में? अगर हम करेंटली बात करें, तो आज के टाइम पे जो हम खाना खाते हैं, जिस खाने का हम इंटेक करते हैं, उसमें एक नहीं, उसमें दो नहीं, उसमें कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। उसमें सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है कि आज का जो हमारा फूड है वो केमिकली इंड्यूस हो चुका है। हर एक चीज में, हर एक प्रोडक्ट में, चाहे वो कोई हरी सब्जी हो, कोई फ्रूट हो, हमारा कोई वेजिटेबल हो, कोई डेयरी प्रोडक्ट क्यों ना हो, हर चीज में हमें एक बहुत बड़े अमाउंट में आज केमिकल देखने को मिलता है। जो केमिकल क्या करता है? डायरेक्टली हमारी बॉडी को अफेक्ट करता है। वो हमारी बॉडी के जो अंदर ऑर्गन्स होते हैं वहां तक टॉक्सिन्स ले जाता है। आज के टाइम पे अगर हम इस चीज को नोटिस करते हैं ना, हमें हर सीजन में सारी सब्जियां, सारे फ्रूट्स देखने को मिलते हैं जो पहले के टाइम पे नहीं देखने को मिलते थे। रीजन क्या है? वो केमिकल से उगाए जाते हैं। आज हमें हर जनरल स्टोर पे दूध, दही, पनीर देखने को मिलता है। रीजन बीइंग वो भी केमिकल से बनाया जाता है। तो जब इतने सारे केमिकल इतने बड़े अमाउंट में हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर जाते हैं, तो बहुत सारे साइड इफेक्ट हमारी ह्यूमन बॉडी में करते हैं। उसके बाद एक और कंसर्निंग पॉइंट क्या है, इस चीज को मैं आप सभी लोगों से पूछना भी चाहूंगा, और मैं चाहूंगा आप सभी लोग इस चीज में अपना आंसर भी दें। आज के टाइम पे जो हम खाना खाते हैं, जिस तरीके से हम खाना खाते हैं वो बहुत गलत है। अगर हमें किसी ने कह दिया कि सैलेड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कितने लोगों को लगता है यहाँ पे सैलेड उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है? जो हम गाजर, मूली वगैरह खाते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। कितने लोगों को ऐसा लगता है? ये सबको लगता है। पर आज के टाइम पे बेसिकली लोगों की वर्किंग स्टाइल क्या रहती है? अगर कोई उनसे बोल दे कि आपके लिए सैलेड बहुत हेल्दी है, तो वो केवल और केवल उस सैलेड को प्रोटेस्ट करते हैं, उस सैलेड को ही खाएंगे, और इतनी बड़ी अमाउंट में खाते हैं जो उनके लिए नेसेसरी भी नहीं है। क्या हमें किसी खीरे से, किसी जो अपना टमाटर होते हैं, मूली होते हैं, उससे हमें विटामिन मिल सकते हैं क्या? जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज होती है, हमें आयरन मिल सकता है उससे? हमें D12 मिल सकता है, D3 मिल सकता है? नहीं मिल सकता। सबसे बड़ी बात तो ये है, जिन लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज है इस हेल्थ की बैकग्राउंड में, वो सभी लोग इस चीज से एग्री कर सकते हैं कि जिस फूड को आज हम खा रहे हैं उसमें वो सारे के सारे वाइटल न्यूट्रिएंट्स नहीं हैं। और बेसिक साइकोलॉजी हमारी क्या कहती है? अगर हम ज्यादा खाएंगे तो हमारी बॉडी ज्यादा ग्रो करेगी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ज्यादा खा के हम ज्यादा अच्छी तरीके से ग्रो नहीं करने वाले, हम अच्छा खा के अच्छी तरीके से ग्रो करने वाले हैं। ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हम खाना खाते हैं हम सिलेक्टिव खाना खाएं। आज के टाइम पे लोगों का क्या माइंडसेट हो गया है कि हम ज्यादा खाना खाएंगे तो हमारी बॉडी ज्यादा हेल्दी होगी। अच्छा, कितने लोगों को ये लगता है कि डायबिटिक पेशेंट जो होता है उसको चावल नहीं खाना चाहिए? कितने लोगों को ऐसा लगता है? क्योंकि ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो एवरी डे जिनके बारे में हम सुनते रहते हैं। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि डायबिटिक पेशेंट को चावल नहीं खाना चाहिए? क्या ये बात सही है?
बस 2 ही लोगों को लगता है शायद। बहुत कॉमन सा सवाल है, क्योंकि डायबिटीज आज बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका है। कितने सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हमें डायबिटीज, एक डायबिटिक पेशेंट को चावल नहीं खाना चाहिए। ये जो माइंडसेट बनाया गया है, जो पॉइंट उठाया गया है, वो एक बहुत ही गलत पॉइंट है। एक डायबिटिक पेशेंट जितना चाहे उतना चावल खा सकता है, पर उसके पीछे कुछ कंडीशंस होती हैं। सबसे पहले तो जो वो चावल होता है वो देसी घी में होना चाहिए, और एक टाइप का बर्तन होता है, एक टाइप का ऑर्नामेंट होता है जिसमें वो पकाया जाना चाहिए। और गरम गरम अगर हम चावल खा लें तो हमारा डायबिटीज क्योर भी हो जाता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। पर हम लोग किस चीज पे काम करते हैं, जो हमें हमारे एंसेस्टर्स ने, जो हमारे फेसबुक में आ गया, जो हमारे यूट्यूब में आ गया, हम उस पर भरोसा करना स्टार्ट कर देते हैं। जो किसी थर्ड पर्सन ने बता दिया, हम उस पर भरोसा करना स्टार्ट कर देते हैं, बिना उसके बारे में रिसर्च करें। तो आज से एक चीज और हमें क्लियर हो गई, जो राइस होता है इज नॉट अनहेल्दी फॉर डायबिटिक पेशेंट। एक डायबिटिक पेशेंट के लिए चावल बिल्कुल भी अनहेल्दी नहीं है, अगर वो करेक्ट तरीके से खाए तो। ओके, क्या आप सभी लोगों को समझ में आया इसके बारे में? तो कुछ इस तरीके से बहुत सारे गलत हमें इंफॉर्मेशन दी गई है, बहुत सारी रॉन्ग इंफॉर्मेशन आज हमारे आसपास है, जो हमारी बॉडी को खराब करते जा रही है। कोई हमसे कहता है कि आपको दाल ज्यादा खानी चाहिए, तो हम दाल ही दाल खाते रहते हैं। कोई हमसे कहता है कि आपको हरी सब्जी ज्यादा खानी चाहिए, तो हम और चीजों को भूल जाते हैं और केवल वो हरी सब्जी खाते हैं, जो बिल्कुल गलत है। हमारी जो थाली होती है जिसमें हम खाना खाते हैं, उसमें हर चीज का एक इक्वल प्रोपोर्शन होना चाहिए। पहले के टाइम पे लोगों की इम्यूनिटी क्यों अच्छी हुआ करती थी, लोगों की हाइट क्यों अच्छी हुआ करती थी, लोगों का बॉडी स्ट्रक्चर क्यों स्ट्रांग हुआ करता था? अगर हम इस चीज को देखें ना गूगल पे, तो जो पहले के टाइम पे जो लोग हुआ करते थे, उनकी जो हाइट है वो बहुत अच्छी हाइट हुआ करती थी। अच्छा, ये बहुत एक छोटा सा रीजन है, बट ये बहुत मैटर करता है हमारे लिए। पहले की लोगों की हाइट इतनी क्यों हुआ करती थी, पहले के लोग इतने हेल्दी क्यों हुआ करते थे? क्योंकि जो उनका खाना हुआ करता था वो बैलेंस डाइट हुआ करती थी। आज की तरह नहीं है कि जो किसने बताया वो खा लिया। फास्ट फूड का इंटेक इतना नहीं था उस टाइम पे। इसीलिए आज हम कुछ उन पॉइंटर्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो हमारी लाइफ के लिए, जो हमारी डाइट के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आज के टाइम पे हमारा जो खाने की क्वालिटी है वो बहुत पुअर है। आज हमारी जो हैबिट्स बन चुकी हैं बहुत बेकार बन चुकी हैं। हमारा जो टाइमिंग होना चाहिए, हम उसके टाइमिंग के हिसाब से नहीं खाते। हम रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक उठे रहते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं, और खाते ही सीधा बेड पे चले जाते हैं सोने के लिए। वो एक बहुत गलत हैबिट है। चाहे हम कितना भी कम क्यों ना खाएं, अगर हम उतना ही जितना भी खाएं और डाइटली सो जाएं, तो वो हमारा बॉडी का जो फैट होता है उसको इंक्रीज करता है। कितने लोगों को लगता है कि जो एक बनाना होता है, जो एक केला होता है, हम कभी भी खा सकते हैं? क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम सेशन के बीच में लेते रहेंगे। कितने सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जो एक बनाना होता है, जो एक केला होता है, हमारे लिए बहुत हेल्दी होता है और कभी भी हम उसको खा सकते हैं? हम कभी भी उसको एक जो केला होता है, हम क्या उसको कभी भी खा सकते हैं? दिन के किसी भी टाइम पे खा सकते हैं। यस। अगेन, ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। जो ये फ्रूट्स की चार्ट होती है, अगर हम उसको साइंटिफिकली समझें, तो जो केला उसके उसमें ग्रुप में आता है, तो हमें वो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रहता है ब्रेकफास्ट के साथ। अगर हम उसको ब्रेकफास्ट के टाइम पे खाएं, तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल रहता है। और जैसे जैसे ये पूरे दिन का टाइमिंग खत्म होता रहता है, जैसे दिन आता है फिर रात आती है, और अगर हम उस टाइम पे केला खाते हैं, तो वो हमारी बॉडी में बहुत सारे साइड इफेक्ट कर सकता है। कुछ इस तरीके से भी आज हमारी बॉडी में बहुत सारे साइड इफेक्ट आ रहे हैं। हमारा जब मन करता है हम तब उस फूड को खाना स्टार्ट कर देते हैं। ये एक बहुत गलत माइंडसेट है। कई सारी बीमारियां, कई सारी प्रॉब्लम्स तो हमारी बॉडी में इसीलिए आ जाती हैं कि हमारा जो खाने का टाइमिंग है वो बहुत ज्यादा खराब है। इसीलिए जो हमें केले जैसे जो फ्रूट्स होते हैं उनको प्रेफर करना चाहिए कि ब्रेकफास्ट में ही खाने के लिए। ओके। उसके बाद जो आज हमारी इम्यूनिटी है वो डे बाय डे वीक होते जा रही है, हमारी लाइफस्टाइल खराब होते जा रही है, जो हमारा खाना है उसमें प्रॉपर हमें न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पा रहे। ये सारे कुछ रीजन बन जाते हैं हमारी बॉडी में प्रॉब्लम आने के। और इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को आज केटर करता है ई बायोटोरियम का हिबारेस मोर पावर। अभी जो हिबारेस मोर पावर है वो इन सारी प्रॉब्लम्स का एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। वो कैसे है, वो कैसे काम करता है हमारी बॉडी के लिए, वो क्यों इंपॉर्टेंट है, आज हम ये सारा का सारा डेटा समझने वाले हैं। सबसे पहले
जो हमारा ई बायोटोरियम का मोर पावर है वो काम करता क्या है, ये इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन होने वाला है। हमारी ह्यूमन बॉडी बनती है 11 बॉडी सिस्टम से। जिस चीज को हम देखते हैं, हमारा दिल, हमारी मसल्स, हमारी हड्डियां, हमारी नसें, वो सारे की सारी मिलके हमारी ये 11 बॉडी सिस्टम्स बनाती हैं। और अगर हमें एक ह्यूमन बॉडी को हेल्दी रखना है तो कहीं ना कहीं इन 11 के 11 बॉडी सिस्टम्स पे काम करना पड़ेगा। हमारी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसपे हमारा हिबारियस मोर पावर सबसे इफेक्टिवली काम करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हम रोज बात करते हैं, ब्लड का सर्कुलेशन कैसे काम करता है, कितना इंपॉर्टेंट होता है, ये हम सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है। उसके साथ साथ जो हमारा मोर पावर है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। अगर किसी भी पर्सन को इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है, उनका खाना पचता नहीं है, उनको गैस की प्रॉब्लम है, उस पे भी हमारा जो मोर पावर है सबसे ज्यादा इफेक्टिवली काम करता है। हमारी जो एंडोक्राइन सिस्टम्स होती हैं, जो हमारे हार्मोन रिलीज करते हैं, कई सारे हार्मोनल प्रॉब्लम्स आज हमारी बॉडी में आते जा रहे हैं। उसके पीछे रीजन क्या है? कहीं ना कहीं जो हमारे हार्मोन्स है आज वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हैं। सेम तरीके से हमारे एक्सोक्राइन सिस्टम पे काम करता है। हमारे जो इम्यून सिस्टम है, अगर हमने कभी भी देखा होगा कि जिस जब जब ये बारिश का मौसम आता है, जब जब ये विंटर सीजन स्टार्ट होता है, जब भी सीजन चेंज होता है तो हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं। जब भी हम बीमार होते हैं तो हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं, वो चेंज होता है इम्यूनिटी सिस्टम की वजह से। जितनी बार हमारी बॉडी में कोई डिफेक्ट आ रहा है, कोई गलत सेल्स आ रहे हैं, जो उनको ठीक करने का काम होता है वो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम का होता है। तो उतनी बार हमारा इम्यूनिटी सिस्टम लो होते रहता है जितनी बार हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम आती है। तो हमारा जो मोर पावर है सबसे ज्यादा इफेक्टिवली हमारे इम्यून सिस्टम पे काम करता है। जो हमारी मसल्स होती हैं, एक एज बाद जो मसल्स होती हैं वो लूज होनी स्टार्ट हो जाती हैं। रीजन बीइंग हमारा जो मस्कुलर सिस्टम है जो बहुत ज्यादा लूज होते जा रहा है, उस पे भी हमारा मोर पावर काम करता है। हमारे नर्वस सिस्टम, एक ह्यूमन का जो पूरा का पूरा बॉडी, जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है वो काम करती है हमारे नर्वस सिस्टम की वजह से। हम जो सोच रहे हैं वो हम करते हैं। वो सारा का सारा जो मैसेज होता है, जो भी सिग्नल्स होते हैं, वो हमारे नर्वस सिस्टम के थ्रू भेजे जाते हैं। तो उस पे हमारा मोर पावर बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। हमारा यूरिनरी सिस्टम, जो भी हमारा एक्सक्रीशन बाहर निकालने का सिस्टम होता है, उस पे हमारा मोर पावर बहुत काम करता है। हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे हमारा मोर पावर बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। एट लास्ट हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम और हमारा स्केलेटल सिस्टम, जो हमारी हड्डियां हैं, उनकी प्रॉब्लम्स में हमारा मोर पावर बहुत ही ज्यादा इफेक्टिवली काम करता है। अभी हमने देखे 11 के 11 बॉडी सिस्टम्स। और अगर जब भी बात होती है हेल्दी होने की तो हमें इन 11 के 11 बॉडी सिस्टम्स को एक साथ लेके चलना पड़ता है। अगर कहीं भी किसी भी सिस्टम में प्रॉब्लम आती है तो हमारी ओवरऑल बॉडी उसके साथ इफेक्ट में आनी स्टार्ट हो जाती है। सर पहले कैसे, पहले के टाइम पे जो बीमारियां थी उसके टाइप बहुत डिफरेंट हुआ करते थे, वो बहुत अलग टाइप की हुआ करती थी, और ना ही वो इतनी ज्यादा सीरियस हुआ करती थी। पहले के टाइम पे मलेरिया बहुत फेमस था, टीबी बहुत फेमस था, है ना, कफ बहुत फेमस था, चिकन पॉक्स बहुत फेमस हुआ करता था। पर आज के टाइम पे ये बीमारियां उस तरीके की नहीं रही। आज के टाइम पे जो बीमारियां हैं, जो डिसीजेस हैं, वो क्रिटिकल इलनेस के अंदर आता है। सबसे ज्यादा जो डेथ्स होती हैं वो इन्हीं बीमारियों की वजह से होती हैं। बीमारियां जैसे कैंसर, डायबिटीज, अस्थमा, स्ट्रोक, हार्ट अटैक, ओबेसिटी, जो मोटापा आजकल लोगों में बढ़ते आ रहा है। इंडिया में एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन ऐसी है जो आज इस ओबेसिटी का शिकार है। हमें लगता नहीं है, पर हमारा जो बॉडी टू वेट रेशियो होता है वो बहुत बैलेंस होना चाहिए। जब भी उसमें इम्बैलेंस आता है तो हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। और बेसिकली जब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की इन सारी प्रॉब्लम्स का, तो हम लोग चूज करते हैं एलोपैथिक। एलोपैथिक हमेशा काम करता है हमारे सिम्टम्स के ऊपर। बट अगर हमें रूट से किसी प्रॉब्लम को ठीक करना है, अगर हम उसे सिम्टम को ठीक नहीं करना, अगर हमें उसको, उस प्रॉब्लम को रूट से ठीक करना है कि दोबारा से वो प्रॉब्लम हमारी बॉडी में ना आए, तो उसके लिए हमें हेल्प लेनी पड़ती है आयुर्वेदा की। क्योंकि आयुर्वेदा हमारे रूट कॉज के ऊपर काम करता है, उस प्रॉब्लम को वो जड़ से ठीक करता है। कुछ इसी तरीके से जो हमारा मोर पावर है वो हमारे 11 बॉडी सिस्टम्स पे काम करता है, और साथ ही साथ 400 से ज्यादा डिसीजेस को क्योर करने में हमारी बॉडी की हेल्प करता है। सबसे पहला जो ये काम करता है वो एज अ पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट काम करता है। आप सभी लोगों के लिए मैंने स्क्रीन के नीचे भी उस चीज को हिंदी में लिखा है, तो आप उसको वहां से ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब जब बात करते हैं एंटीऑक्सीडेंट की या ऑक्सीडेशन की, इसका एक बहुत क्लासिक एग्जांपल है जो हमारे आयरन नेल्स होते हैं, जो कीले होती हैं ना। अगर हम किसी भी आयरन ऑब्जेक्ट को या किसी भी लोहे की वस्तु को बाहर रख दें, उसमें बारिश भी पड़ेगी, उसमें ऑक्सीजन भी आएगी, तो कुछ टाइम बाद उसमें रस्टिंग, उसमें जंग लगनी स्टार्ट हो जाती है। सेम तरीके से हमारे सेल्स होते हैं। जब इस सेल्स को एक्सेसिव ऑक्सीजन मिलता है, जो हमारी ह्यूमन बॉडी में सेल्स होते हैं,
जब उसमें ऑक्सीजन अटैक करता है तो वो खराब होने स्टार्ट हो जाते हैं। इसका बहुत बेसिक सा एग्जांपल क्या है कि आज लोगों की उतनी ज्यादा एज नहीं होती, पर फिर भी उनके चेहरे पे रिंकल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। मैं मानता हूं कि एज के साथ चलते चलते चेहरे पर रिंकल्स आनी स्टार्ट होती है, बॉडी में वीकनेस आनी स्टार्ट होती है, पर आज के टाइम पे क्या देखने को मिलता है कि एक बहुत छोटी एज से ही लोगों के चेहरे पे रिंकल्स आनी स्टार्ट हो चुकी है। वो रीजन क्या होता है? ये ऑक्सीडेशन का रीजन होता है। तो हमारा मोर पावर इस ऑक्सीडेशन पे बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। और एक बात यहाँ पे समझने वाली क्या है, हर बॉडी पार्ट को अलग अमाउंट में और अलग तरीके से एक एंटीऑक्सीडेंट चाहिए होता है। अब जो हमारा फेस है उसको अलग टाइप का एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, जो हमारे पैर है उसको अलग टाइप का एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। तो कई बार क्या कहते हैं लोग कि हम एक पर्टिकुलर टाइप की मेडिसिन को खा के, या मैं बेसिकली कहूंगा न्यूट्रास्यूटिकल की मेडिसिन को खा के हम उस एंटीऑक्सीडेंट को पूरा कर सकते हैं। पर बेसिकली ऐसा नहीं होता। 30+ हमारी बॉडी में ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पे एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत पड़ती है। तो हमारा जो मोर पावर है उसमें वो सारे के सारे टाइप्स के एंटीऑक्सीडेंट हैं जो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। उसी के साथ साथ हमारा जो मोर पावर है हमारे सीपीयू पे काम करता है। सीपीयू क्या होता है? जो भी हमारा कंप्यूटर होता है ना, वो तभी काम कर पाता है जब उसके पास एक सीपीयू होता है। सीपीयू उसका दिमाग होता है। सेम तरीके जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, जो हमारे गले से नीचे की बॉडी है, वो तभी काम कर पाती है जब ये ऊपर का ब्रेन काम करता है। हम अक्सर जब भी हेल्थ की बात करते हैं तो केवल और केवल हमारी बॉडी के ऊपर काम करते हैं। मसल्स आ रही हैं नहीं आ रही हैं, है ना, स्टेमिना बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। बट कभी भी हम इस ब्रेन के बारे में बात नहीं करते। जब तक ये ब्रेन अच्छी तरीके से चलेगा तब तक हमारी बॉडी अच्छी तरीके से चलेगी। जब हमारा ब्रेन में कहीं ना कहीं डिफेक्ट आते हैं तो हमारी बॉडी में भी डिफेक्ट आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमारे ब्रेन पे ये बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। कई टाइप के हॉर्मोन्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी तरीके से हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होता है ये एक्शन पोटेंशियल या रेस्टिंग पोटेंशियल। इसको हम बहुत सिंपल शब्दों में समझने वाले हैं। जब हमारी बॉडी रेस्ट में होती है तो सेल्स के पास एक पावर होती है, और धीरे धीरे करके जैसे हमारी एज बढ़ते रहती है ये पावर कम होती रहती है। जो हमारा रेस्टिंग पोटेंशियल होता है एक न्यूरॉन का, न्यूरॉन एक ऐसी चीज होती है हमारी बॉडी में जो मैसेज को भेजती है। अभी अगर मेरे सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा है, मुझे वो उठाना है, तो पहले मेरे दिमाग मेरे हाथ को सिग्नल भेजता है कि आपको ये चीज उठानी है, तब जाके मेरा हाथ उस तरीके से काम करता है। और जब मेरी बॉडी कुछ काम नहीं कर रही, जब मेरी बॉडी रेस्ट में है, तो इन न्यूरॉन्स का एक पावर होता है जिसको हम कहते हैं -70 MB। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ये कम होता रहता है। ये -50 पे भी जाता है, -30 पे भी जाता है, और एक टाइम बाद ये 0 MB भी हो जाता है। और जब ये पावर एक ह्यूमन बॉडी की 0 MB हो जाती है तो उसकी डेथ हो जाती है। अब यहाँ पे गौर करने वाली क्या बात है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे इसकी पावर कम होते रहती है। -50 MB पे जैसे ही सेल्स की पावर आती है तो कैंसर के सेल्स हमारी बॉडी में बनने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर ये पावर -30 पे जाती है तो कैंसर ज्यादा सीरियस हो जाता है हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए। बट बेसिक बात तो ये है कि इसको ठीक कैसे किया जाए। अगर हमें अपनी बॉडी का रेस्टिंग पोटेंशियल -70 MB पे ही रखना है तो हमारी बॉडी के लिए दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला होता है सोडियम, और दूसरा होता है पोटेशियम। ये दो चीजें हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कई सारे लोग ऐसा कहेंगे कि हम इसको अलग तरीके से भी ले सकते हैं। जो एक नमक होता है ना, वो सोडियम से और क्लोराइड से बनता है। NaCl कहते हैं इसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में। अब ये NaCl जब साथ में होता है तो नमक बनाता है, और नमक हमारे लिए हेल्दी होता है। पर जब ये अलग अलग होता है, अगर हम अलग से सोडियम ले लें या अलग से कैल्शियम ले लें, तो वो हम या क्लोरीन ले लें तो हमारी बॉडी के लिए बहुत अनहेल्दी होता है। तो इसीलिए हमें कुछ ऐसी चीजें चाहिए जो इसके एडिक्वेट अमाउंट में है, जो हमें सही अमाउंट में ये चीजें प्रोवाइड करे। तो यहाँ पे हमारा मोर पावर बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। हमारे मोर पावर में ऐसे कई सारे एलिमेंट्स डले हुए हैं जो रिच इन सोडियम है और जो रिच इन पोटेशियम है। तो जब हम मोर पावर का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा रेस्टिंग पोटेंशियल -70 MB के आसपास ही रहता है। हमारी बॉडी में कैंसर सेल्स फॉर्म नहीं होते। हमारे लिए ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक दिमाग को काम करने के लिए बहुत सारी अलग अलग चीजें चाहिए। मैं मानता हूं कि हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी बहुत छोटी है। उसको जिंक की जरूरत है, उसको कॉपर की जरूरत है, उसको मैग्नीशियम की जरूरत है, उसको आयरन की जरूरत है। फिर चाहे वो बहुत छोटे अमाउंट में क्यों ना हो, बहुत ज्यादा छोटे अमाउंट में क्यों ना हो, फिर चाहे वो MG के उसमें क्यों ना हो, फिर चाहे वो बहुत छोटी अमाउंट क्यों ना हो, पर जरूरत पड़ती है। जब ये छोटी छोटी चीजें मिस आउट होती हैं तो हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है।
अब लोग कहेंगे कि आज तक तो हम प्रॉपरली जिंक नहीं लेते, आज तक तो हम प्रॉपरली मैग्नीशियम नहीं लेते, आज तक तो हम प्रॉपरली आयरन नहीं लेते, हमें तो अपनी बॉडी में कोई भी बहुत बड़ा साइड इफेक्ट नहीं दिखाई दिया। सर साइड इफेक्ट आपको दिखाई देता है, पर आप उसको नजरअंदाज कर देते हो। आज के टाइम पे ये चीजें मैं आप सभी लोग से पूछना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं जो हमारी याददाश्त है, आज वो डे बाय डे कम होते जा रही है। पहले के टाइम पे जो लोगों को चीजें याद रहती थी, पहले के टाइम पे जिस तरीके से हमें चीज याद रहा करती थी, आज वो नहीं रहती हैं। हमारी बॉडी अक्सर हमारी तरीके से काम नहीं करती, जिस तरीके से हम उसको काम कराना चाहते हैं वो उस तरीके से काम नहीं करती। यही सारे सिम्टम्स हैं। और सर जब हमारी ह्यूमन बॉडी में ये सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कम होते रहते हैं, होते रहते हैं, तो एक दिन एक बीमारी की फॉर्मेशन करते हैं। तो अगर हमें एक ऐसे क्रिटिकल कंडीशन पे नहीं जाना कि जहां पे हमारी बॉडी में प्रॉब्लम आए, तो क्यों ना हम उसको एक अच्छी टाइम से ही वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स दे दें। अब अगर हम बात करें कि सर मैं तो उसको अलग अलग ले लूंगा, मैं जिंक अलग ले लूंगा, कॉपर ले लूंगा, तो हमें इसके लिए गन्ना भी खाना पड़ेगा, हमें इसके लिए कोकोनट का पानी भी पीना पड़ेगा, हमें इसके लिए कमरकस भी खानी पड़ेगी, इसके लिए हमें खजूर भी अलग से खाना पड़ेगा, हमें बादाम भी अलग से खाने पड़ेंगे, हमें बीटा कैरोटीन भी अलग से खाना पड़ेगा, हमें ओमेगा की टैबलेट्स भी अलग से खानी पड़ेंगी। तो अंत में हम सॉल्यूशन भी देखने वाले हैं कि क्या किस तरीके से हम ये सारी की सारी चीजों को एक सोर्स से ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, हमारा मोर पावर अर्थराइटिस पे बहुत ज्यादा पावरफुल तरीके से काम करता है। अभी अर्थराइटिस क्या होता है, एक सर्टेन एज बाद, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारी बोन की डेंसिटी कम होनी स्टार्ट हो जाती है। बोन की डेंसिटी का मतलब हमारी जो बोन्स होती हैं वो कैल्शियम से बनती हैं, और जैसे जैसे कैल्शियम की डेंसिटी हमारी बॉडी से कम होती है तो बोन के टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कई बार हमने देखा होगा कि अगर एक सीनियर सिटीजन ज्यादा जोर से कहीं पे गिर जाए या ज्यादा जोर से कहीं पे बैठ जाए तो उनकी हड्डी टूट जाती है। रीजन क्या होता है, उनकी बोन की डेंसिटी कम होते जा रही है। और खुद हम इसका आज टेस्ट करवा सकते हैं। अगर हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास ये टाइम है टेस्ट करवाने का, तो एक टी स्कोर नाम का टेस्ट होता है जिससे पता चलता है कि हमारी बोन की डेंसिटी क्या है। तो आज हम उसको भी चेक कर सकते हैं कि हमारी बोन की डेंसिटी क्या है। जो नॉर्मल डेंसिटी होती है वो -1 से लेके +1 तक होती है। और फिर जो हमारी अगर बॉडी में लो डेंसिटी है तो उसकी नीचानी स्टार्ट हो जाती है। ओके। पर आज के टाइम पे एक बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि खासकर आज हमारे यंग जनरेशन में अर्थराइटिस की प्रॉब्लम बढ़ते जा रही है। ओके। अर्थराइटिस की प्रॉब्लम आज के टाइम पे हमारे टीनेजर्स में सबसे ज्यादा बढ़ते जा रही है, और ये एक बहुत बड़ा कंसर्निंग पॉइंट है। तो हमारा मोर पावर इस कैल्शियम को पूरा करने में, इन हड्डियों को मजबूत रखने में हमारी बॉडी की बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करता है। उसके साथ साथ हमारा मोर पावर काम करता है हमारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में। अभी डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि जो हम काम करना चाहते हैं वो पहले हमारे दिमाग तक जाता है। हमारी बॉडी एक बहुत ही फास्ट बॉडी है। हमें अक्सर लगता होगा कि जो हम बात करते हैं बहुत हमारी बॉडी सिंपल है, ऐसा नहीं है। अगर मुझे अपना मोबाइल फोन उठाना है तो पहले ये चीज मेरे दिमाग में जाती है कि अभी इसको मोबाइल फोन उठाना है, फिर मेरा दिमाग एक मैसेज भेजता है मेरे हाथ को कि अभी आपको अपने हाथ का काम करना है और इस मोबाइल फोन को उठाना है। तो इतनी जल्दी ये काम होता है, आप सोच के देखिए। और इसी काम को पूरा करता है हमारा कैल्शियम। हम ज्यादातर ये समझते हैं कि कैल्शियम हमारी हड्डियों के फॉर्मेशन में काम करता है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कैल्शियम की और चीजें भी हैं। अगर आप सभी लोग स्क्रीन ध्यान से देख रहे होंगे, मैं चाहूंगा आप सभी लोग स्क्रीन को ध्यान से देखें। तो इसको हम न्यूरॉन कहते हैं। अभी मैं आपकी स्क्रीन पे मार्क भी कर रहा हूं। जो ये डायग्राम है वो न्यूरॉन होता है जो मैसेज को भेजता है, इसके थ्रू हमारा मैसेज जाता है। अब जब तक ये जैसे दिमाग से मैसेज आया, ओके ओके ओके, तो ये हमारे दिमाग से मैसेज आया और ये दूसरे न्यूरॉन में भेजा। अब यहाँ पे जहां पे ये मैसेज का ट्रांसफर होगा, ये एक बंदा जब दूसरे बंदे को मैसेज देगा तो यहाँ पे काम करता है हमारा कैल्शियम। और अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी है तो हमारी बॉडी में हमें सिम्टम देखने को मिलते हैं कि अक्सर जो हमें काम करना होता है हम उसको नहीं कर पाते। अक्सर जो हम सोच रहे होते हैं हम उसको पूरा नहीं कर पाते। रीजन क्या है, हमारी बॉडी में आज कैल्शियम की कमी है। कई सारे लोगों को एक बहुत छोटी एज से ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे जब लोग कहते हैं कि सर इसका दिमाग तो काम करता है पर इसकी बॉडी काम नहीं करती। उनको पैलिसिस नहीं है। हम हर चीज को पैलिसिस से ज्वाइन कर लेते हैं, ऐसा नहीं है सर। उनको पैलिसिस नहीं है। उनका केवल और केवल जो न्यूरोलॉजिकल बॉडी है वो काम नहीं कर पा रही। उनका दिमाग तो एक्टिवली काम कर रहा है, पर वो उस हिसाब से अपने पैरों को अपने हाथों को नहीं चला पा रहे। हमने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं
जिनके पाँव अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाते, जिनके हाथ अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाते, एक रीजन उसमें क्या देखने को मिलता है कि उनका जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या है, उनकी बॉडी में कैल्शियम की एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है जिसको उनको पूरा करना पड़ेगा। तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए कैल्शियम। और ये कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं। हमने पार्किंसंस नाम की डिसीज सुनी होगी। कितने लोगों ने यहाँ पे पार्किंसंस नाम की डिसीज सुनी है? ओके। उसके बाद हमने इलिप्सिया सुना होगा, मिर्गी के दौरे हमने सुने होंगे, हमने स्ट्रोक सुना हुआ है, हमने ट्रॉमा सुना हुआ है, हमने वैस्कुलर प्रॉब्लम सुनी हुई है। सर ये सारी की सारी हमारे न्यूरोलॉजिकली काम करती हैं। जब हमारा दिमाग हमारी बॉडी पार्ट्स में वो सिग्नल नहीं भेज पाता, तो ऐसी अनेकों प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में एंटर करती हैं और वो बढ़ते रहती हैं। यहाँ पे हमारा मोर पावर कितनी अच्छी तरीके से काम करता है कि वो कैल्शियम की पूर्ति करता है, सोडियम की पूर्ति करता है, पोटेशियम की पूर्ति करता है। साथ ही साथ हमारी बॉडी के लिए पीएच लेवल का बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सर इस चीज को हमने बहुत जगह सुना होगा, किसी भी चीज का अत्यधिक हमारे लिए सेफ नहीं रहता। वो एक अगर बैलेंस फॉर्म में हमें मिलता है तो हमारी बॉडी बहुत हेल्दी रहती है। सेम तरीके से आज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमें क्या देखने को मिलती है, जिस तरीके की डाइट हमारी हो चुकी है, आज वो हमारी बॉडी को एसिडिक बनाता जा रहा है। एक किसी भी लिक्विड के, किसी भी चीज के तीन स्टेट होते हैं, या तो एसिडिक होगी नेचर में, या तो न्यूट्रल होगी, या तो अल्कलाइन होगी, या बेसिक होगी। ओके। हमारी बॉडी को रहना चाहिए स्लाइटली न्यूट्रल। मैं ये नहीं कहूंगा कि उसको अल्कलाइन होना चाहिए, पर उसको स्लाइटली न्यूट्रल होना चाहिए। पर आज जिस तरीके का हम खाना खाते हैं, जिस चीज का हम इंटेक करते हैं, वो सारा का सारा एसिडिक रेंज में आता है। अगर हम इस चीज को ड्यान से देखें, जो फास्ट फूड हम खा रहे हैं उसमें जो तेल लगा हुआ है, उसमें जो मिर्ची लगी हुई है, जो स्पाइसेस का हम यूज करते हैं, वो सब एसिडिक होता है। जो कोल्ड ड्रिंक हम पीते हैं, इवन वो एसिडिक होता है। ओके। जो आज हम अपने घरों में पानी पी रहे हैं आरओ के हेल्प से, इवन वो एसिडिक है। तो इतनी सारी चीजें जब एसिडिक हम खाते रहते हैं तो हमारी बॉडी में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। अगर हमारी बॉडी का एसिडिक लेवल बढ़ता है तो इससे क्या प्रॉब्लम होती है? एक्चुअली में हमें क्या होता है, जब तक हमें प्रॉब्लम नहीं होती तब तक हम उस चीज पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। अभी हमें कह रहे होंगे कि सर हम तो कब से ऐसा पानी पी रहे हैं, हम तो कब से कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, हम तो कब से खाना खा रहे हैं, हमारी बॉडी में अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। सर वो प्रॉब्लम अभी आपको दिख नहीं रही है, उसके सिम्टम आपको पक्का दिख रहे हैं। जो हमारी बोन्स में पेन होता है, वो एक बहुत बड़ा सिम्टम होता है एसिडिक लेवल बढ़ने का। मसल में क्रैम्प आ जाती है, हम चल रहे होते हैं, हम कुछ काम कर रहे होते हैं, एकदम से क्रैम्प आ जाता है, वीकनेस आ जाती है। कई बार हमने देखा होगा कि हम बेहोश हो जाते हैं एकदम से। ये सारे के सारे सिम्टम्स होते हैं हमारे एसिडिक लेवल बढ़ने के। हमारी हार्ट बीट जो होती है इरेगुलर होनी स्टार्ट हो जाती है। इवन वो एक बहुत बड़ा सिम्टम है एसिडिक नेचर बढ़ने का। और इसकी वजह से होता क्या है आखिर? अगर हमारी बॉडी में एसिडिक लेवल बढ़ेगा तो कैंसर के चांसेस हमारी बॉडी में बढ़ जाते हैं, और बोन की प्रॉब्लम आने के चांसेस हमारी बॉडी में बढ़ जाते हैं। तो अगर हमें कैंसर जैसी प्रॉब्लम से खुद को, बॉडी को बचाना है, और ऐसे किसी भी सिम्टम को क्योर करना है, तो सबसे अच्छी ऑप्शन जो हमारे पास है वो है आज मोर पावर। अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा ये हमारी बॉडी को पूरा एल्कलाइन बना देगा, ये हमारी बॉडी के लिए अनसेफ होता है। ये हमारी बॉडी को उस न्यूट्रल रेंज में लाता है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये हमें उसमें लाता है। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हम अपने खून के साथ देख सकते हैं। जब छोटे बच्चे होते हैं उनका खून का जो कलर होता है ना, वो पिंकिश रेड टाइप का होता है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ते रहती है वैसे वैसे हमारे खून का कलर डार्क होना स्टार्ट हो जाता है। और जब हमारी एज 50 साल, 60 साल, 70 साल क्रॉस करती है, तो जो हमारे खून का कलर होता है वो डार्क चॉकलेटी रेड हो जाता है। अब ये सिम्टम होता है, या मैं कहूँ ये इंडिकेशन होता है हमारी बॉडी में एसिडिक लेवल का। जितनी एसिडिक लेवल हमारी बॉडी में होगी उतना ज्यादा डार्क कलर का हमारा खून होगा। ओके। तो हमारी बॉडी तो अल्कलाइन, जब हम पैदा होते हैं तब हमारी बॉडी अल्कलाइन होती है, पर जब हमारी डेथ होती है तो उस टाइम पे हमारी बॉडी एसिडिक बन जाती है। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। तो हमारा जो मोर पावर है हमारी बॉडी को एक न्यूट्रल रेंज में लाता है, जो हमारी बॉडी के लिए आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ आज बेसिकली बहुत सारी मेल्स में ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल आज डाउन होता जा रहा है। अब टेस्टोस्टेरोन बहुत सारी चीजों में काम करता है। जैसे हमारी बॉडी के जो मसल का फॉर्मेशन होता है उसमें काम करता है, हमारी बॉडी को एक्टिव रखने का काम करता है, हमारे दिमाग को अच्छे तरीके से काम करने का काम करता है। जो हमारे चेहरे पे फेशियल हेयर्स आते हैं उसके लिए टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ओके। तो ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स और होती हैं खासकर मेल्स में, जिनका क्योर हमारे मोर पावर के पास है। और मोर पावर उस चीज में बहुत अच्छी तरीके से काम करती है।
हम अक्सर अश्वगंधा का इंटेक करते हैं, हम अलग अलग चीजों का इंटेक करते हैं। सेम तरीके से हमारी बॉडी भी ये जो टेस्टोस्टेरोन होती है उसको नेचुरली बूस्ट करती है। अब मार्केट में हमें कई सारे सप्लीमेंट्स ऐसे मिल जाएंगे जो एकदम से स्पाइक देते हैं। अगर हमारी बॉडी का एकदम से टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा तो उससे क्या होता है, हार्ट अटैक के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बीपी बढ़ जाता है। पर हमारे मोर पावर में ऐसा नहीं होता। मोर पावर स्लोली स्लोली करके हमारी बॉडी का टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाता है और इम्प्रूव करता है, जिससे क्या होता है, हमारा वेट भी उतना गेन नहीं होता, हमारे मूड स्विंग्स नहीं होते, हमें एक प्रॉपरली स्लीप मिलती है, और हमारा जो हेयर फॉल होता है वो कम होता है। तो इसीलिए ये मेल्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होता है। उसके साथ साथ ये हमारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में काम करता है। अब ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होते हैं, इसको हम बहुत सिंपल तरीके से समझने वाले हैं। हमारी बॉडी के जो अंदर सेल्स होते हैं ना, वो हमारी बॉडी के अंदर जो खराब चीजें होती हैं उससे लड़ते हैं। पर कई बार क्या होता है, हमारे खुद के सेल्स और हमारी बॉडी के खुद के सेल्स को मारना स्टार्ट कर देते हैं। और मैं ऐसा आपको थियोरेटिकली नहीं बता रहा हूँ, साइंटिफिकली ऐसा ही होता है। ये बस बताने का तरीका थोड़ा हमारा लेमन है, थोड़ा इजी है। पर हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, कई बार हमारे खुद के सेल्स हमारे ही सेल्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब ऐसी प्रॉब्लम हमारी बॉडी में बढ़ती है तो हमारी बॉडी में थायराइड जैसी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, स्किन डिसीज जैसी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, नर्वस प्रॉब्लम हमारी बॉडी में बढ़ जाती है, मसल की प्रॉब्लम हमारी बॉडी में बढ़ जाती है ना, ल्यूकेमिया हमारी बॉडी में बढ़ जाता है, जो ब्लड की प्रॉब्लम होती है। तो ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स आज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के अंदर आती है, जो हमारी बॉडी में हमें हैवीली देखने को मिलती है। हमारे दिमाग में जो नर्व्स होते हैं वो अच्छी तरीके से काम नहीं करते, अस्थमा की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, जिसको हम सीलियक डिसीज भी कहते हैं, वो भी हमारी बॉडी में बढ़ जाता है। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हमारी बॉडी में होती हैं ऑटो इम्यून डिसीज की वजह से। तो उस पे हमारा मोर पावर बहुत अच्छी तरीके से हमारी बॉडी की हेल्प करता है ऐसी किसी भी बीमारी से लड़ने में। उसके साथ साथ हमारा जो मोर पावर है वो एक बहुत अच्छा एंटी कैंसरस एजेंट है। अभी मैंने बताया था आप सभी लोगों को कि जब एक बॉडी एसिडिक बनती है तो कैंसर होने के चांसेस उसमें बढ़ जाते हैं। पर एक्चुअली में बस एक रीजन नहीं है कैंसर आने का। कैंसर आने के बहुत सारे अलग अलग रीजन होते हैं। जब ये छोटी छोटी हैबिट्स जुड़ती है ना, बैड हैबिट्स जुड़ती हैं, तभी जाके वो एक प्रॉब्लम बनती है। जब हमारी डाइट बहुत अनहेल्दी हो जाती है, जब हमारी बॉडी में मोटापा बढ़ जाता है, जब हम बहुत टाइम तक इनएक्टिव रहते हैं, है ना, जब हमारी यूवी रेडिएशन से कांटेक्ट बहुत बेकार टाइम पे होना स्टार्ट हो जाता है, जब हमारी स्मोकिंग बढ़ जाती है, तो कुछ ऐसी टाइम पे जब हमारी ड्रिंकिंग का अमाउंट बढ़ जाता है, जब हमारी स्मोकिंग बढ़ जाती है, तो ऐसे कुछ फैक्टर्स में कैंसर बढ़ने के चांसेस ज्यादा देखने को मिलते हैं। पर अगर हम इन्हीं चीज को ठीक कर लें, अगर हम अपनी डाइट को अच्छा कर लें, एक्टिव होना स्टार्ट हो जाए, जो एल्कोहल होती है, जो स्मोकिंग होती है, उसको छोड़ दें, तो हमारी बॉडी कैंसर जैसी प्रॉब्लम से खुद फाइट कर सकती है। आज अगर आपको देखना है ना कि सर कैंसर कितना ज्यादा भयानक हो चुका है, आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके किसी कीमोथेरेपी सेंटर के सामने खड़े होना, आपको ये पता चल जाएगा कि कैंसर आज कितना ज्यादा सीवियर हो चुका है। पहले के टाइम पे कैंसर इतना कॉमन नहीं था। आज हर हॉस्पिटल में लंबी लंबी लाइन लगती है कीमोथेरेपी सेंटर के सामने। तो अगर हमें एक ऐसी कंडीशन से बचना है तो आज हमें अपनी हैबिट्स में चेंज करना पड़ेगा। ओके। और उस पे हमारा मोर पावर इनफैक्ट हमारी बॉडी की बहुत ज्यादा हेल्प करता है कैंसर से लड़ने में, और साथ ही साथ कैंसर से प्रिवेंट करने में। एक कोरियन रेड जिनसन नाम का एक मैं कहूंगा फ्रूट होता है, या एक सब्सटेंस होता है, जो हमारी बॉडी की हेल्प करता है कैंसर से लड़ने में और कैंसर से प्रिवेंट करने में। वो हमारे मोर पावर में डला हुआ है। इस कोरियन रेड जिनसन के हमारी बॉडी में बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। जैसे जो गर्ल्स होती हैं, जो फीमेल्स हमारी होती हैं, उनमें मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम होती है, उसमें ये हमारी बॉडी की हेल्प करता है। अगर हमारे बाल झड़ने स्टार्ट हो गए हैं, उसमें हमारी बॉडी की हेल्प करता है। डायबिटीज से लड़ने में हमारी बॉडी की हेल्प करता है। ओके। बीपी को नॉर्मल करने में हमारी बॉडी की हेल्प करता है। हमारे दिमाग को, हमारे दिल को एक अच्छी कंडीशन पे लाता है ये जिंसन। ये भी हमारे प्रोडक्ट में डाला हुआ है। कितनी बड़ी बात है कि एक ही चीज हमारी बॉडी में कितने सारे अच्छे बेनिफिट्स दे रही है। अब अच्छा, सबसे बड़ी बात तो ये कि ऑप्शन आपके सामने है। या तो आप हर चीज के लिए अलग अलग सप्लीमेंट्स को चूज करें, या आपके पास एक ऐसी चीज को अडॉप्ट करें कि उन सारे के सारे सप्लीमेंट्स के बराबर वो एक सप्लीमेंट हो। सर आज के टाइम पे अगर आप सप्लीमेंट्स की ओर जाएं, अगर आप न्यूट्रास्यूटिकल की ओर जाएं, वो बहुत अच्छा है, वो हमारे लिए बहुत हेल्दी है। बट सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम कितने सारे सप्लीमेंट्स लेंगे ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए। हमें अलग से B12 भी लेना पड़ेगा, हमें अलग से D3 भी लेना पड़ेगा, हमें अलग से ओमेगा भी लेना पड़ेगा,
हमें अलग से विटामिन ए बी सी भी लेना पड़ेगा, है ना। हमें अलग से टर्मरिक भी लेनी पड़ेगी, हमें अलग से कैल्शियम भी लेना पड़ेगा, मैग्नीशियम भी लेना पड़ेगा, आयरन भी लेना पड़ेगा। सर ऐसे बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं जो हमें लेने पड़ेंगे अगर हमें खुद को हेल्दी करना है। और सर पहले इस चीज की जरूरत नहीं थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पहले के टाइम पे इन सब चीजों की जरूरत नहीं थी, पर आज के टाइम पे बन चुकी है। ये हमारी नेसेसिटी बन चुकी है आज के टाइम पे। अगर हम इन चीजों का यूज नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। बट मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि क्या आप सभी लोग इन सारे सप्लीमेंट्स के तरफ जाएंगे या एक ऐसी चीज चूज करेंगे जिसमें 160 से ज्यादा न्यूट्रास्यूटिकल्स जुड़े हुए हैं, अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं, मिनरल्स जुड़े हुए हैं और विटामिन जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन आपके सामने है और आंसर आपको देना है कि क्या आप इवाइटोरियम का मोर पावर चूज करेंगे जिसमें ये सारी की सारी चीजें डली हुई हैं, जिसमें कोरियन रेड जिंसन भी है, विटामिन ए बी सी भी है ना, विटामिन D3 भी है, मैग्नीशियम भी है, आयरन भी है, या आप हर चीज के लिए एक अलग सप्लीमेंट को चूज करेंगे। मोर पावर, बहुत सिंपल आंसर है। अभी हम आगे देखने भी वाले हैं, अभी आगे का सेशन रहने वाला है कि ये कैसे कैसे इसको यूज करना होता है और कब कब इसको यूज करना होता है। अगर हम उस चीज पे ध्यान दें तो ये सारे के सारी चीजें और ऐसे कई सारी चीजें और 160 से ज्यादा चीजें हमारे मोर पावर में डली हुई हैं। हम अलग से जाके कमरकस नहीं खा सकते, हम अलग से जाके अकरकरा नहीं खा सकते, शतावरी नहीं खा सकते, है ना, बेहमन सफेद नहीं खा सकते, कौच बीज नहीं खा सकते, गोंद नहीं ले सकते। ये सारे के सारी चीजों का मिश्रण हमारे मोर पावर में डला हुआ है। और खासकर जो शतावरी होता है वो फीमेल्स के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्दी रहती है। आज के टाइम पे जो फीमेल्स होती हैं वो अपनी बॉडी को उतना प्रायोरिटाइज नहीं करती, वो घर के कामों में अपनी फैमिली के कामों में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहती हैं। उनके लिए ये शतावरी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके। उसके बाद अगर हम बात करें, ये न्यूट्रास्यूटिकल एक ब्रिज है। कभी भी अगर हम ध्यान से देखें, एक ब्रिज ना दो पॉइंट्स को जोड़ता है, दो अलग अलग पॉइंट्स को जोड़ता है। सेम तरीके से जो हमारा मोर पावर है वो एक न्यूट्रास्यूटिकल है जो दो प्रॉब्लम को जोड़ता है। सबसे पहला तो हमारी हेल्थ को प्रमोट करता है। हेल्थ को प्रमोशन मतलब हमें हेल्दी रखना, हमें आने वाली किसी भी प्रॉब्लम के लिए रेडी रखना और उससे हमारी बॉडी को बचाना। जैसे हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स होते हैं उनको हेल्दी रखना, है ना, हमारी बॉडी का नर्वस सिस्टम हेल्दी रखना, और साथ ही साथ ये हमारे डिसीज प्रिवेंशन पे भी काम करता है। डिसीज प्रिवेंशन क्या होती है? अगर हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम आ चुकी है तो उससे हमारी बॉडी को क्योर करना। तो ये हमारी बॉडी को हेल्दी भी रखेगा, साथ ही साथ बीमारी से लड़ने में हमारी बॉडी की हेल्प भी करेगा। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए आज के लिए। अगर हम बात करते हैं हमारे मोर पावर की यूएसपी के बारे में, मोर पावर क्यों डिफरेंट है किसी और न्यूट्रास्यूटिकल से? सबसे पहली बात, इसमें सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स प्लांट बेस्ड हैं। कोई भी आपको एनिमल बेस्ड इसमें इंग्रेडिएंट नहीं देखने को मिलेगा। जो इसकी एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही ज्यादा यूनिक है, जो इसमें नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। अब सर आप ही एक बात बताइए, 160 से ज्यादा चीजें इसमें डली हुई हैं, उनको किस तरीके से इतने छोटे फॉर्मेशन में तोड़ा होगा, ब्रेक डाउन किया गया होगा? इसमें काम आती है नैनो टेक्नोलॉजी। छोटी अमाउंट में एक बहुत बड़े चीज का उसको पावर देना। तो यहाँ पे काम आती है नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी का यूज हमारा मोर पावर करता है, और सबसे खास बात तो ये है, इसकी जो फॉर्मेशन टेक्निक है वो सबसे ज्यादा यूनिक है। जिस किसी को भी यहाँ पे जो न्यूट्रास्यूटिकल के बैकग्राउंड से होगा उनको ये पता होगा कि मेडिसिन को बनाना इजी रहता है, उसके बाद हार्ड होता है किसी भी टॉनिक को बनाना, और सबसे हार्ड होता है एक प्राश को बनाना। हमारा जो मोर पावर है वो प्राश के फॉर्मेशन पे बेस्ड है। प्राश फॉर्मेशन क्या होता है? एक लिक्विड नहीं होता, वो एक सॉलिड मटेरियल होता है जिसका हम इनटेक करते हैं। तो इतना हार्ड फॉर्मेशन हमारे मोर पावर इस्तेमाल करता है, इसीलिए ये इन सारे के सारे और अलग प्रोडक्ट से यूनिक है। मार्केट में ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जो हमारे मोर पावर से इसका हम कंपेयर कर पाए डायरेक्टली। किसी भी और प्रोडक्ट में इतने सारे न्यूट्रास्यूटिकल्स नहीं है, वाइटामिन नहीं है जो हमें हमारे मोर पावर में देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें किस प्राइसिंग पे ये मिलता है, तो इस प्राइसिंग को हम शायद अभी स्किप कर सकते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा ओवर हो चुका है। तो प्राइसिंग का अगर हम इंटरेस्टेड हो तो अपने सीनियर जिन्होंने भी हमें इन्वाइट किया हम उससे पूछ सकते हैं। अगर हम डायरेक्टली जंप करते हैं कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इसका जो बेसिक यूज है वो किस तरीके से है, या उससे पहले हम बात करें कि इसको यूज नहीं करना। जो डायलिसिस पर्सन है उसको इसका यूज नहीं करना, जो भी वुमेन अपनी पीरियड साइकिल में है उनको इसका यूज नहीं करना, जो वुमेन प्रेग्नेंट है उनको इसका यूज नहीं करना, जो मदर फीडिंग मदर है, जो बच्चे को अभी दूध पिलाने वाले साइकिल में है उनको इसका इस्तेमाल नहीं करना, और जिन भी लोगों को बाय बर्थ कोई प्रॉब्लम है
उनको इसका इस्तेमाल नहीं करना। बाकी सभी लोग इस मोर पावर का यूज कर सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफेक्ट हमारी ह्यूमन बॉडी में बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलता। ओके, कुछ बस इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। बट सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी यूसेज के बारे में, जिनको भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है या जिनको भी अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, वो 2 ग्राम सुबह और 2 ग्राम शाम को लेंगे। और लेना किस तरीके से है, सुबह उठते ही जो 2 ग्राम की क्वांटिटी है हमें उसका इंटेक करना है और उसको 5 से 10 मिनट तक अपने मुंह में ही रखना है। उसको चबा के एकदम से खा नहीं लेना, उसको थोड़ी देर अपने मुंह में रखना है। क्यों, इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीजन है कि जो हमारा सलाइवा होता है वो उस चीज को ब्रेक डाउन करता है। हम अक्सर सोचते हैं कि जो हमारा डाइजेशन का काम है वो पेट से स्टार्ट होता है, हम जल्दी जल्दी खा देते हैं, पेट में आके सब पच जाएगा। ऐसा नहीं होता। हमारा जो खाना पचने का प्रोसेस होता है हमारे मुंह से स्टार्ट हो जाता है। तो जितनी देर हम खाने को अपने मुंह में रखते हैं हमारा सलाइवा उसको उतना ज्यादा तोड़ता है। ओके, तो हमारे सलाइवा के साथ ये मिक्स होता है, तो हमें 5 से 10 मिनट सुबह इसको अपने मुंह में रखना होता है। उसके बाद गर्म पानी पी के हम उसको निगल सकते हैं। सेम तरीके से शाम को सारा खाना वगैरह खाने के बाद जो भी हमारा खाने का प्रोसेस रहता है उसको कंप्लीट करने के बाद हमें इसको 2 ग्राम शाम को भी लेना है। सेम तरीके से 5 से 10 मिनट अपने मुंह में इसको रखना है और फिर गर्म पानी पी के इसको निगल लेना है। कुछ इस तरीके से हमें इसका इंटेक करना है। सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि 15 से 20 मिनट की वॉक इज मैंडेटरी। अगर हम ज्यादा वॉक करते हैं तो हमारे लिए वो एक प्लस पॉइंट साबित होने वाला है। बट अगर हमारी लाइफस्टाइल में, अगर हमारी पूरे डेली रूटीन में वॉकिंग या ऐसी कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो मैं आपको बहुत ही ज्यादा फ्रैंकली बता दूं, ये मोर पावर आपकी बॉडी में उस तरीके से काम नहीं करने वाला। बॉडी को मूवमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस मोर पावर के इनटेक के टाइम पे। उसके बाद जो पैलिसिस पर्सन है उनको 3 से 4 ग्राम लेना है, जिस तरीके से नॉर्मल है कि सुबह लेना है और शाम को लेना है, और जो बताया गया 5 से 10 मिनट मुंह में रखना है फिर गर्म पानी के साथ उसको निगल लेना है। लेना सबको इस तरीके से है, बस क्वांटिटी थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है। जिनको ईडी की प्रॉब्लम है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है जिन पुरुषों को, उनको केवल और केवल इसको रात को ही लेना होता है 8 से 10 ग्राम। और उसके बाद उनको अगर वो दूध पी लें तो उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। उसके बाद जिनको डायबिटीज है, जिनका डायबिटीज 200 से कम रहता है उनको 2 ग्राम सुबह और 2 ग्राम शाम को लेना है। और जिनका डायबिटीज 200 से ज्यादा रहता है उनको 1 ग्राम सुबह और 1 ग्राम शाम को लेना होता है। लेने का प्रोसेस सबका सेम रहता है, बस क्वांटिटी में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है। अब कई सारे लोग का ये पूछना होता है कि जो छोटे बच्चे हैं क्या वो इस चीज को ले सकते हैं। जिन भी छोटे बच्चों की एज इतनी हो चुकी है कि वो जंक फूड खाना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, उस एज से उनको आप मोर पावर दे सकते हैं। पर उनको बस उस चीज को सुबह ही देना है क्योंकि उनकी बॉडी को अभी इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है उस चीज की, इसलिए उनको बस सुबह ही देना है और बहुत कम क्वांटिटी में। ओके, अब इसके कुछ इफेक्ट्स हैं जिनके बारे में हम बात करना चाहेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है जानने। सबसे पहला, अगर जिसकी बॉडी में एसिड रिफ्लक्स है, मतलब जिसको गैस की प्रॉब्लम है, ये उसकी बॉडी में कुछ टाइम तक उस गैस की प्रॉब्लम को बढ़ाएगा। अब होता क्या है, जब हमारी बॉडी एसिडिक होती है तो हमारी बॉडी में गैस की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। मोर पावर में ऐसे कई सारी क्वांटिटीज डली हुई हैं जो एसिडिक है नेचर में। अब उसको थोड़ा टाइम लगेगा आपकी बॉडी के साथ एडजस्ट होने में। बट जब से ये आपकी बॉडी में एडजस्ट होनी स्टार्ट हो जाती है आपको ये एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलती। आपकी गैस की जो प्रॉब्लम होती है वो नॉर्मल होनी स्टार्ट हो जाती है। कई बार ये चेहरे पे दाने भी ले आता है, कई बार ये बॉडी की हीट भी बढ़ा देता है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें डली हुई हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी बॉडी की गर्मी बढ़ रही है, आपके चेहरे पे पिंपल्स आ रहे हैं, आपकी बॉडी में आपको इरिटेशन फील हो रही है, तो आप उसके टाइम पे अपने घरों में जो भी हम चीजें यूज करते हैं जो हमारी बॉडी को ठंडा रखती हैं, जैसे आप पानी का इंटेक बढ़ा सकते हैं, है ना। घर में ऐसे कई सारे हम नुस्खे इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारी बॉडी ठंडी रहती है। आप उस चीज का यूज कर सकते हैं उस चीज को नॉर्मल करने में। कुछ टाइम बाद जब आपकी बॉडी हैबिचुअल बन जाती है वो प्रॉब्लम आपको बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलती। इसी के साथ हम इस सेशन को यहीं पे वाइंड अप करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये, कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये हमारी बॉडी में उस तरीके से काम नहीं कर रहा जिस तरीके से काम करना चाहिए था। ये हमारी बॉडी का उतना ही टाइम लेगा जितना हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होगी। ये कोई मैजिक नहीं है, क्योंकि अक्सर हमें क्या आदत है मैजिक देखने की। मैजिक क्या होता है, इंस्टेंटली काम करता है, हम खाते हैं वो हमारी बॉडी में लग जाता है। कई सारे लोगों की बॉडी में ऐसे भी काम करता है, पर ये मैजिक नहीं है। ये एक प्योर बेस्ड आयुर्वेदिक प्राश है जो उतना ही टाइम लेगा जितना कोई आयुर्वेदिक चीज लेती है। ये स्लोली एंड स्टेडली हमारी बॉडी पे काम करता है और एक टाइम बाद हमें इसके बहुत ही ट्रेमेंडस रिजल्ट देखने को मिलते हैं। कुछ इसी तरीके से हमें मोर पावर का इस्तेमाल करना है। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों ने